अभी हम क्लास 8th साइंस चैप्टर 5 कर रहे हैं, दैट इज फोर्स। अभी तक हमने कांटेक्ट फोर्स वाला पार्ट कर लिया, अभी हम नॉन कांटेक्ट फोर्स देखेंगे। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? ये है फोर्स हुज इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इवन इफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कांटेक्ट। मतलब आप कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट के बीच में, बट वो जो फोर्स है एक का इम्पैक्ट दूसरे पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैग्नेट लेता हूँ और इस मैग्नेट को मूव करता हूँ। ये इसके कांटेक्ट में तो नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बीच में एयर है, गैप है। तो अगर ये नॉर्थ और ये नॉर्थ हुआ तो ये भी इधर भागेगा। अगर ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, तो ये फिर इधर भागेगा। इस मैग्नेट की वजह से इस वाले मैग्नेट की वजह से इस वाले मैग्नेट में इफेक्ट जनरेट हो रहा है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स क्या बोला गया है? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या देखा हमने कि एक मैग्नेट, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जैसे जो भी मेटल्स हैं या मैग्नेट है या नेचुरल मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो भी मैग्नेट है और मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको वो क्या करता है? अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो जब आप दो मैग्नेट को लाइक मैग्नेट को लाते हो तो रिपेल होगा, अनलाइक मैग्नेट को लेके आओगे, मतलब मैग्नेट विद अनलाइक पोल्स की, एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ की साइड होगा, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद आपको एक एग्जांपल दिखाया है कि आप एक वुडन स्पिंडल लो, उसमें नीचे एक मैग्नेट फिट करो, दूसरा मैग्नेट यहाँ फिट करो। तो आप देखोगे कि अगर एक कंडीशन में क्या होगा, ये इसमें चिपक जाएगा, और दूसरे कंडीशन में क्या होगा, थोड़े डिस्टेंस पे फ्लोट करता रहेगा। तो क्या दिख रहा है हमें? ये इसको होल्ड भी कर पा रहा है और ये इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ हमने क्या देख लिया? इसका मूवमेंट देख लिया। तो मैग्नेटिक फोर्स, बस आपको ये देखना है कि एक मैग्नेट जो दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पे लगाता है वो हमारा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दूसरा क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स काइंड ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे आपने एक स्केल लिया, स्केल मतलब जो फुट्टा आप बोलते हो, उसको आपने अपने हेयर पे रब किया थोड़ी देर, और नीचे अगर रखा तो देखा कि जो पेपर्स वगैरह है, छोटे छोटे टुकड़े पेपर के, वो इसमें चिपक जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपने बहुत ज्यादा किया होगा। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये वाला पार्ट चार्ज हो गया, इस चार्ज की वजह से ये वाली चीजें क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। जैसे मैग्नेट है वैसे ही चार्ज एक दूसरे चार्ज को, चार्ज अट्रैक्ट्स और इफेक्ट्स चार्ज, है ना। चार्ज को जनरली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच बोला जाता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे मैग्नेट में था कि सेम पोल रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही चार्ज में है कि सेम चार्ज रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहला ही आपको दे दिया गया ये स्केल वाला एग्जांपल, जो हम लोग काफी करते हैं स्कूल में। तो दूसरा क्या बताया क्या है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो आपस में, रब मतलब रगड़ते हो आपस में, ठीक है, तो दोनों में चार्ज बिल्ड होंगे, और दोनों में जो चार्ज बिल्ड होंगे वो कैसे होंगे? अपोजिट नेचर के होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा उसके अपोजिट चार्ज होगा। और ये जो चार्ज स्टोर होता है रबिंग की वजह से, खाली रबिंग की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब वो सरफेस पे खाली रहेगा, वो चार्ज मूव नहीं करेगा, है ना। और ये जो स्टैटिक चार्ज अक्वायर किया ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? चार्ज ऑब्जेक्ट, है ना। A charged object attract, that is exert a force on uncharged object made of certain material such as a small piece of paper. तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को या दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा आपका ये वाला एक्टिविटी आपने ध्यान से करना है, ये वाला एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? एक बलून लो,
और इस बलून को एक धागे से आपने यहाँ पे दो बलून को, ठीक है। अब एक वुलन क्लॉथ लो, ऊनी कपड़ा लो, और दोनों के दोनों बलून को क्या करो, वुलन क्लॉथ से रब करो। एक ही क्लॉथ से, जो एक क्लॉथ होगा वुलन क्लॉथ, उससे पहले इस पे रब करो और फिर इस पे रब करो। तो अब क्या किया आपने, ये देखा कि जब सेम कपड़े से दोनों को रब किया तो ये और ये क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। दूसरा क्या हुआ कि जो वुलन क्लॉथ है उसको आप इसके पास लेके आओ, तो आप क्या देखोगे कि जो बलून है वुलन क्लॉथ से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इससे हम सीखते क्या है कि अगर एक ही क्लॉथ से, मतलब एक ही मटेरियल से अगर दो ऑब्जेक्ट को रब किया तो जैसा टाइप का स्टैटिक चार्ज इसमें होगा वैसे ही टाइप का चार्ज, स्टैटिक चार्ज इसमें होगा। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो चार्ज इसमें होगा उसका अपोजिट इसमें होगा, है ना। तो अगर उसका अपोजिट इसमें होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हमने ये देख लिया कि जो सिमिलरली चार्ज बलून थे, सिमिलर चार्ज क्यों थे, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट से दोनों को रब किया था, है ना। और जबकि जो चार्ज बलून और वुलन क्लॉथ है वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि जो कपड़े पे, जो वुलन क्लॉथ पे जो चार्ज है वो चार्ज बलून के चार्ज से अलग है, वही मैंने आपको बताया। और क्योंकि बलून को सेम तरीके से सेम कपड़े से चार्ज किया गया था तो दोनों बलून ने सिमिलर चार्ज आया दोनों में, और सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये मैं पहले ही बताया आपको, है ना। और जब हमने कपड़े को और बलून को चार्ज किया, दोनों ने अपोजिट चार्ज लिया, अपोजिट चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये भी बता दिया कि दो टाइप के स्टैटिक चार्ज है, एक पॉजिटिव है आपका और एक नेगेटिव है। और जो अब मेन आ गया अभी तक कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, यह है फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज, वो भी कौन सा, स्टैटिक चार्ज, तो इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अगला क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जब एक बॉडी विद वेट दूसरे बॉडी विद वेट के ऊपर फोर्स लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या है, मास डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट फोर्स है ना। इसका कोई चार्ज वगैरह से लेना नहीं है। ये क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास दुनिया में मास होगा या वेट समझ लो, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास मास या वेट होगा वो फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितना स्ट्रांग है, कैसा है, वो डिपेंड किस पे करता है, उस ऑब्जेक्ट के वेट पे। तो अब हमने एक एक्सपेरिमेंट वन में क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसको ऊपर फेंका तो वो दूर नीचे आ गया, है ना। आप जंप करोगे तो आप भी फिर नीचे आ जाओगे, पेड़ से फल टूटेगा वो नीचे आ जाएगा। तो कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो अर्थ की तरफ फॉल कर रहे हैं, इट मीन्स अर्थ जो है उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है अर्थ के द्वारा किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सिंपल ग्रेविटी। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी का डेफिनेशन हो गया, इसको आप याद कर लेना अच्छे से। अब ये क्या कह रहा है कि जब आप बॉल ऊपर फेंकते हो, जब आप बॉल ऊपर फेंकते हो तो ये जो बॉल है, ये इसका मूवमेंट होता कैसे है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो जब आप ऊपर फेंकते हो तो क्या करता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग। स्पीड क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। कब तक कम होता रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा रुक ना जाए। और जब रुक जाएगा ऊपर जाके, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद
ग्रेविटेशन क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा, और खाली ग्रेविटेशन की वजह से क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा 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 और नीचे जाके फिर फॉल करेगा। अब ग्रेविटी की वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हो, वेट। और वेट को मेजर कैसे किया जाता है। अब ये है कि द फोर्स, जो फोर्स जिस फोर्स मतलब जिस फोर्स से अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। तो वेट पहली चीज क्या है, वेट है फोर्स। क्या है, फोर्स। और अगर फोर्स है तो फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब अगला क्या बोला है, वेट की वजह से आपको एक स्प्रिंग का एग्जांपल दिया है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से लटकाते हो तो स्प्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच होता है। क्यों स्ट्रेच होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो लग रही है। कितनी लग रही है, वो इसका मास के बराबर होगा। तो इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रही है, इस पे भी एक ग्रेविटी फोर्स लग रही है। तो हमने देखा इसमें जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, ये स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ था, है ना। ये क्या है, ये स्ट्रेच हो गया। ये कितना स्ट्रेच हुआ, कुछ अलग स्ट्रेच हुआ। तो इसमें स्ट्रेच अलग है, इसमें स्ट्रेच अलग है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट अलग लगा हुआ है, इसमें जो है थोड़ा हैवी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो जितना हैवी उतना ज्यादा वेट, जितना ज्यादा वेट यानी कि उतना अर्थ खींचेगा उसको अपनी तरफ, यानी कि स्प्रिंग में इलोंगेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। यही एक्टिविटी से यही निकल के आया। फिर इसी कॉन्सेप्ट से आप देखोगे कि एक स्प्रिंग बैलेंस होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, वेट मेजर करते हो। अब स्प्रिंग बैलेंस आप देखते होगे घर में सिलेंडर वाला जब आता होगा, या कहीं दुकान वगैरह पर देखोगे कोई भारी चीज नापनी है उसको, तो इस तरीके का से वो यूज करता है स्प्रिंग बैलेंस, है ना। कि यहाँ पे एक सेट करने का होता है, उससे ये जीरो सेट करता है। जीरो सेट करने के बाद फिर जब आप इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लटकाओगे तो ये नीचे खींचेगा। जितना खींचा उसका यहाँ पे लाइन लगा होगा, तो उस लाइन से आप क्या मेजर कर सकते हो, क्या ऑब्जेक्ट का वेट है। उसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट पूछा है कि यहाँ पे कितनी लाइन है बीच में, 1 2 3 4 5 डिवाइड के बाद अगला नंबर आ जा रहा है ना, 0 के बाद 1 जो है, बीच में 5 डिवाइड आ रहा है। टोटल डिवाइड कितने हैं, 5। और 1 के बाद दूसरा कितना चेंज आ रहा है, 1 न्यूटन का। तो 1/5 हो जाएगा कितना, 0.2 न्यूटन। मतलब जो एक छोटी लाइन है वो कितना आपको बता रही है, 0.2 न्यूटन बता रही है आपको, ठीक है। फिर आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया है कि आप स्प्रिंग बैलेंस लो। बैलेंस मतलब तराजू, है ना। स्प्रिंग बैलेंस लो और स्प्रिंग बैलेंस में आप अलग अलग ऑब्जेक्ट लो, उसको आप मेजर करो, यहाँ पे वेट डालो। ये आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो एक चीज और पिक्चर में आती है, वो आती है मास। मैंने भी पहले बोला, अभी भी आप देख रहे हो। तो मास होता क्या है, मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। ये मास की डेफिनेशन आप याद रखना, ये जिंदगी भर आपने काम आना है। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। और ये मेजर किस में होता है, ग्राम में मेजर होता है, ठीक है, या फिर किलोग्राम में, न्यूटन में मेजर नहीं होता है। ये एब्सोल्यूट होता है। दुनिया के किसी भी प्लेनेट पे जाके अगर आप किसी का मास नापोगे तो वो सेम ही निकल के आएगा। मास लोकेशन टू लोकेशन चेंज नहीं होता, जबकि वेट जो है वो चेंज होता है। तो क्या कह रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। आप वेट से मेजर कर सकते हो कि भाई जितना अर्थ फोर्स लगा रहा है उस फोर्स से आप डिवाइड कर दो, जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, मास। या फिर आप मास निकाल सकते हो एक दूसरे से कंपेयर करके, क्योंकि अर्थ पे वेट ऑलमोस्ट सेम रहता है थ्रू आउट। तो इसीलिए हम हर जगह वेट का ही कॉन्सेप्ट लेके पढ़ रहे होते हैं। बट एक्चुअल जो क्वांटिटी ऑफ मैटर निकल के आएगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर, वो किससे निकल के आएगा, मास से। मास की वैल्यू सेम रहती है चाहे कहीं भी जाओ, आप किसी भी प्लेनेट पे जाओ।
एक आपको एग्जांपल दिया गया है कि अर्थ पे अगर मास 1 किलो है तो वेट लगभग कितना हो जाएगा 10, एग्जैक्टली 10 नहीं होगा, थोड़ा सा कम रहेगा 10 से। मून पे अगर 1 किलो को नापेंगे तो कितना होगा 1.6, तो देख रहे हो लगभग लगभग 10 टाइम्स कम है ना। और मार्स पे मतलब 6 टाइम्स, मार्स पे क्या है 1 किलो का 3.8, तो मून से थोड़ा सा भारी बंदा फील करेगा। वीनस पे अर्थ पे ऑलमोस्ट सेम करेगा। जुपिटर पे वही बंदा 25 किलो का हो जाएगा, है ना। मतलब अर्थ से लगभग 2.5 गुना किस पे है, जुपिटर पे। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में ही अगला एग्जांपल आया किसका, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का, कि कोई भी चीज जो पानी में तैरती है कैसे तैरती है, डूबती है तो कैसे, है ना, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे। तो आपने देखा होगा जब पानी में कुछ आप डालते हो खाली ऑब्जेक्ट, तो वो अगर उसको आप हाथ से पकड़ोगे उसके ऊपर तो वो थोड़ा लाइट फील होगा। लाइट क्यों फील होगा, क्योंकि पानी उसके ऊपर नीचे से फोर्स लगा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स। क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स। तो द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायंसी फोर्स। ये जब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ोगे आने वाले क्लास में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे ये। When an object is placed in a liquid, जब आप एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में प्लेस किए, है ना, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट इन ऑन इट डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी इसको क्या करेगी, नीचे खींचेगी, जी लगेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा। बायंसी फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो नेट इफेक्ट क्या लगेगा आपको, हल्का लगेगा, है ना। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो नीचे जो खींच रहा है ग्रेविटी उसको, वो ज्यादा है किससे, बायंसी फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, है ना। और अगर बायंसी फोर्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल से या उसके बराबर है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और बायंसी किस पे डिपेंड करेगा, बायंसी डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है कितना मास है कितने वॉल्यूम में, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो केजी पर मीटर क्यूब। और ये आपका जो डेंसिटी वाला, सॉरी फ्लोटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, वो उसके लिए जो गॉडफादर सारे कौन सबसे ज्यादा जो स्टडी करी वो कौन था, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, है ना। और ये क्या कह रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट फुल्ली इमर्ज है और पार्शियली इमर्ज है इन लिक्विड, ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। वो कितना होता है, जितना उस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड डिस्प्लेस किया है, जितना डिस्प्लेस किया है इसको क्या बोलेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलेंगे, कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना अपवर्ड फोर्स लगेगा जितना उस ऑब्जेक्ट ने पानी को डिस्प्लेस किया है ना। और जितना उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है उतना जो है उस उतना ही फोर्स पानी का लगाएगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऊपर की तरफ। उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया है, कुछ रॉक होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, है ना। और ये रॉक क्यों फ्लोट करते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसके अंदर एयर ट्रैप होते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो जब गैस या एयर ट्रैप होंगे तो उसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी वजह से ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये चैप्टर, तो इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई। अगले 2 चैप्टर में हम इसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार क्लोज करने से पहले आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमें फर्दर कोई सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज सपोर्ट अस बाय डोनेटिंग ऑन दिस यूपीआई। ये हमने अपना यूपीआई हैंडल दिया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, अगर आपको नोट्स चाहिए, 1-to-1 क्लासेस चाहिए, तो ये ईमेल और टेलीग्राम लिंक है, इस पे आप हमें मैसेज कर